शुभ मध्याह्न बच्चों। मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे पहला पाठ चंद्रगहना से लौटती बेर, जिसको लिखा है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। तो पाठ का नाम है चंद्रगहना से लौटती बेर। चंद्रगहना क्या है? तो एक स्थान का नाम है। ठीक है, चंद्रगहना से लौटते हुए एक बार की बात है। और इसको लिखने वाले कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल जी के जीवन पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में हुआ था 1911 ईस्वी में। ये क्या करते थे? तो पेशे से वकील हैं। और उस समय जिस समय ये रचना करते थे वे साहित्यिक आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। साहित्यिक आंदोलनों के प्रति उनका गहरा रुचि भी था। ये प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रगतिवादी क्या है? मैंने आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में बताया है कि मार्क्सवाद, गांधीवाद जो होता है उसी को हम प्रगतिवाद कहते हैं। ठीक है, और इस काव्य की धारा, इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति और जो शोषण करते हैं शोषकों के प्रति आक्रोश की भावना व्यक्त होती है। तो ये प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि तो हैं ही, साथ ही साथ इनको जन सामान्य का संघर्ष, यही प्रगतिवाद में आता है। प्रकृति सौंदर्य, ये छायावाद के अंतर्गत आता है। तो प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य विषय भी रहा है। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार तथा कहे केदार खरी खरी आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। इन्हें पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं? तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो आइए देखते हैं काव्य की पंक्तियाँ। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीस पर छोटे गुलाबी फूल का, सजकर खड़ा है पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। ठीक है, तो यहाँ तक हम काव्य की पंक्तियों का भाव विश्लेषण करेंगे, भाव विस्तार करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश कवि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित काव्य चंद्रगहना से लौटती बेर नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग, इसमें चंद्रगहना नामक स्थान से लौटते समय खेतों में उगी चना और अलसी की फसल का वर्णन किया है। यहाँ पर दो फसल हैं, एक चना और दूसरा अलसी। दोनों फसलों के बारे में बताया गया है, तो उसी को प्रसंग में लिखना है। व्याख्या व्याख्या कैसे करेंगे? देख आया चंद्रगहना, कवि कहते हैं कि मैं चंद्रगहना देख कर आया हूँ। फिर क्या कहते हैं? देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। आगे वे कहते हैं कि खेत की मेड़ पर बैठकर अकेले में मैंने जो दृश्य देखा उसका वर्णन कर रहा हूँ। ठीक है, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, चने का जो पौधा है, खेत में चने के पौधे लगे हुए हैं, तो चने का पौधा है वह, उसकी साइज कितनी है, उसकी आकृति कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो एक बीते के बराबर, एक बीता मतलब एक बालिस्त बोलते हैं, या उसको सेंटीमीटर में मापें तो 22.5 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो चने का पौधा कितनी ऊंचाई लिए हुआ है? तो एक बीते का, ठीक है, हरा हरा लिया हुआ है, हरे रंग का है। ठिगना चना, उसको ठिगना कहा है क्योंकि चने का जो पौधा होता है उसकी ऊंचाई कम होती है, इसीलिए ठिगना कहा है, कम कद का कहा है। बांधे मुरेठा शीस पर, शीस माने होता है सर और मुरेठा माने होता है पगड़ी।
वो अपने सर पे क्या बांधा है, तो पगड़ी बांधा हुआ है। छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है, मतलब छोटे गुलाबी रंग के फूल का वो क्या बांधा हुआ है, तो अपने शीश पर मुरेठा बांधा हुआ है और इस प्रकार से सज के खड़ा है। कहने का अभिप्राय क्या है, चने का पौधा भला अपने सिर पे कोई पगड़ी बांधेगा, ये तो कवि की कल्पना है। तो कवि ने इतना मनमोहक दृश्य खींचा है अपने काव्य के माध्यम से। वो क्या कहते हैं, खेत में जो चने का पौधा है एक बालिश के नाप के बराबर है और बहुत ही छोटा है। ठीक है, क्या कहता है, ऐसा लगता है मानो उसके सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी सजी हुई दिख रही है, मतलब गुलाबी फूल की पगड़ी सजी हुई दिख रही है। फिर क्या कहते हैं, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटेली। पास ही मिलकर उगी है मतलब उसके पास में और कौन है, तो अलसी। अलसी भी एक पौधा है, तिलहन का पौधा, उससे तेल निकाला जाता है। उसको कवि ने किसकी संज्ञा दी है, हटीली, मतलब जिद्दी कहा है। जिद्दी क्यों कहा है, क्योंकि ये जो अलसी का पौधा होता है इसको उगाया नहीं जाता, ये चने के साथ साथ यूं ही उग जाता है खरपतवार की भांति, इसलिए उसको हटीली भी कहा है। देह की पतली कमर की है लचीली, मतलब इसका जो आकृति होता है बहुत ही पतली होता है। ठीक है, लचीला भी होता है, इसलिए देह की पतली कमर की लचीली भी कहा है। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, इसमें कौन से रंग के फूल लगते हैं, तो नीले रंग के फूल लगते हैं। तो इसलिए क्या कह रहा है कवि, कवि कहता है कि नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह फिर दूं हृदय का दान उसको। ठीक है, तो अलसी का जो पौधा है उसका वर्णन यहाँ पर भी किया गया है। तो क्या कहता है, कवि कहता है कि चने के पौधे के पास में ही अलसी के फूल लगे हुए हैं। ठीक है, यह जो जिद्दी अलसी के पौधे हैं ये देखने में कैसे दिखाई देते हैं, तो अत्यंत पतली कमर के जैसे लगते हैं। ठीक है, और उन पर नीले रंग के फूल खिले हुए हैं। ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि मानो जो उन्हें छुएगा उस पर अपना हृदय न्योछावर कर देंगे। समझ में आ गया। विशेष प्राकृतिक दृश्यों का मानवीकरण, छायावादी कविता, मानवीकरण अलंकार और मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलो आगे की पंक्ति भी देखते हैं। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, चलो कविता का भाव देखते हैं। और सरसों की न पूछो, ठीक है, तो संदर्भ तो पूर्वानुसार ही रहेगा। प्रसंग देखते हैं। लौटते समय खेत में उगी सरसों और फागुन मास का चित्रण किया गया है, फागुन के माह का चित्रण किया गया है। और सरसों की न पूछो, कवि कहते हैं कि खेत में जो सरसों के फसल हैं वो तैयार हो गए हैं, इसलिए वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं, सयानी प्रतीत हो रहे हैं। मतलब सरसों के फसल जो हैं खेत में पक कर के कैसे हो गए हैं, जवान हो गए हैं, मतलब ब्याह करने लायक हो गए हैं। ठीक है, हाथ पीले कर लिए हैं, इसलिए वो कैसे नजर आ रहे हैं। अब सरसों के पौधों में कौन सा फूल उगते हैं, पीले रंग के फूल उगते हैं। तो उस पीले रंग के फूल को देख करके कवि क्या कहता है कि मानो सरसों का जो पौधा है सयाना हो गया है, इसलिए उसने अपने हाथ को पीले कर लिए हैं। और कहाँ पर आ गई है, ब्याह मंडप में पधारी है। ठीक है, अपने हाथों को पीले करके ब्याह मंडप में पधार चुकी है। ठीक है, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, फागुन का मास भी आ गया है। फागुन के महीने में क्या होता है,
तो लोकगीत गाते हैं, फाग गीत। फाग गीत एक गीत होता है, लोगों का गीत होता है, लोकगीत होता है जो फागुन के महीने में गाते हैं। तो फागुन का महीना भी आ गया है, ऐसा लगता है कि फाग गाता हुआ कौन आ गया है, फागुन का महीना भी आ गया है। ठीक है, और फागुन के महीने में क्या होता है, तो प्रकृति जो है पूरी तरह से हरी भरी दिखाई देती है। ठीक है, सरसों में पीले रंग के फूल होते हैं, इसलिए चारों तरफ का जो प्रकृति है बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए क्या कहता है, कवि कहता है कि प्रकृति का स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर मतलब स्वयंवर चुनने की एक प्रथा है। तो ऐसा लगता है कि प्रकृति के रूप को देख करके कि प्रकृति का स्वयंवर हो रहा है। इससे प्रकृति का प्रेम रूपी आंचल हिल रहा है, जिसके कारण प्रकृति का जो आंचल है, प्रेम रूपी आंचल है, हिलता हुआ सा नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रकृति का क्या किया गया है, मानवीकरण किया गया है। ठीक है, तो इसका विशेष देखते हैं। विशेष इसका क्या होगा, प्रकृति का मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार, छायावाद और मुक्त छंद। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।